किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूं। इस एक्सरसाइज 2.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड देन आपकी बुक में गिवन है क्वेश्चन नंबर 11। ये 3 क्वेश्चन आपने लाजमी करने हैं, बाकी सबकी आपने प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। यस स्टूडेंट, डेफिनेशंस पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये एमसीक्यूज़ के लिए आता है। तो अगर आपको डेफिनेशंस याद होंगी तो ये आप इजीली कर सकते हैं। देखें, पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, इसमें क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर भी ज़ीरो है और नीचे भी ज़ीरो है और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं। तो ये मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि इस तरह का मैट्रिक्स क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो पहले वाले का आंसर हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। सेकंड में अगर आप देखें तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम आपको दिया हो, यानी कि एक कॉलम हो, रो बेशक 1 2 3 एक से ज़्यादा हो लेकिन कॉलम सिर्फ एक हो, तो इस तरह का मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट अगर आप देखें, इसमें सिर्फ एक रो आपको नज़र आ रही है लेकिन कॉलम बहुत ज़्यादा है, तो जिस तरह ये कॉलम था तो ये क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। अब 4 पर आप चले जाएं। 4 में आप अगर देखें तो 0 आयोटा आयोटा और 0 आपको गिवन है। इसका मतलब कि इसका अगर मैं ट्रांसपोज लूँ, 0 आयोटा को यूँ लिख दूँ, रो को कॉलम बनाऊँ या कॉलम को रो बनाऊँ, तो ट्रांसपोज सेम आएगा। ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाएगा, ए के। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, प्लीज़ आप वो एक मरतबा देखिएगा फिर सॉल्व कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि जिसमें ट्रांसपोज बराबर आ जाए ओरिजिनल मैट्रिक्स के। अब इसके बाद देखें क्वेश्चन 5, पार्ट 5 में अगर आप देखें तो डायगोनल एलिमेंट्स आपके 1 1 है, बाकी सारे 0 हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स तो हो गया, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर 1 1 आ जाएंगे तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, यूनिट मैट्रिक्स। उसके बाद आप पार्ट 6 देखें, 2 0 0 -2। इसमें भी वही है, डायगोनल एलिमेंट्स तो आपको दिए हुए लेकिन 0 0 आ रहा है। अगर ये 2 और 2 एक जैसा होता तो वो स्केलर मैट्रिक्स बन जाता, लेकिन ये तो डिफरेंट है, तो आप इसको सिंपली क्या नाम देंगे, डायगोनल मैट्रिक्स का। अब आप देखें पार्ट 7 को, पार्ट 7 में भी वही है कि डायगोनल एलिमेंट्स आप देखें मौजूद हैं यहाँ पर और ये 0 है। तो मैंने आपको बताया था कि डायगोनल एलिमेंट्स एक जैसे होंगे तो वो कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स, और अगर ये 1 1 हो जाता तो ये फिर बन जाता है यूनिट मैट्रिक्स, जिस तरह भी हमने पीछे किए। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट पर अगर आप जाएँ तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, 0, और अगर आप देखें आयोटा माइनस, ये सारी वैल्यू गिवन है। आपको याद होगा मैंने कहा था कि अगर इस कंडीशन में आपके पास माइनस वाली वैल्यू आ जाए तो वो कहलाता है स्क्यू हर्मिटियन। और अगर आप जनरली देखें तो यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है, यहाँ पर तो 0 मौजूद है, ये इसकी ट्रिक होती है। और माइनस आयोटा आ जाए तो स्क्यू हर्मिटियन, और अगर 0 के बजाय कोई नंबर आपको गिवन और इस तरह माइनस आ रहा हो तो वो क्या कहलाता है, हर्मिटियन मैट्रिक्स। और इसकी कंडीशन मैंने आपको लिखवाई थी कि ए मोड ट्रांसपोज अगर बराबर हो जाएगा ए के तो हर्मिटियन, और अगर -a के बराबर होगा तो स्क्यू हर्मिटियन। तो ये पहला पार्ट एमसीक्यूज़ के लिए डेफिनेशंस वाली जो मैंने आपको वीडियो बनाई थी, आपने उसको देखना, इंशाल्लाह ये आपके लिए आसान हो जाएगा। अब हम करते हैं बुक के क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज। अब आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, A newspaper agent of a town records the number of papers sold on each day of 1 week as follows। इसमें क्या है कि वो बता रहा है कि डेली डॉन और डेली जंग ये 2 न्यूज़पेपर हैं। मंडे के दिन वो इतने सेल हुए, ट्यूसडे को इतने सेल हुए, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। फिर वो आपसे कह रहा है राइट द इन्फॉर्मेशन इन अ मैट्रिक्स फॉर्म एंड राइट इट्स ऑर्डर। इसमें वो आपसे 2 बातें पूछ रहा है, कह रहा है एक तो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें। तो मैंने स्टूडेंट आपको तरीका बताया था कि जो भी वैल्यूज़ हैं अगर आप उनको स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में लिख देंगे तो ये कहलाता है मैट्रिक्स फॉर्म। तो आप देखें स्टूडेंट, मैंने क्या किया, 80 100 90 110 100 90, ये तमाम चीज़ें मैंने इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दी, तो ये कहलाती है मैट्रिक्स फॉर्म। तो पहला वाला तो आंसर आ गया। फिर वो कह रहा है राइट इट्स ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि आप ये बताएं कि इसमें कितनी रो और कितने कॉलम है। मैं आपको फिर बेटा सजेस्ट करूंगा सबको कि काइंडली जो मैंने शुरू में थ्योरी आपको करवाई है डेफिनेशन की, वो आप लाजमी पढ़िएगा। अच्छा, अब अगर आप देखें इसमें वो कह रहा है कितनी रो और कॉलम है, तो ये रो होती हैं, तो कितनी रो हो गई, 2, और उसके बाद ऑर्डर में मैंने कहा था मल्टीप्लाई, फिर हम कॉलम लिखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, जो इस तरह खड़ी लाइनें होती हैं, कॉलम होती हैं, तो कितने, 7। तो ये आपका ऑर्डर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। वो आपसे कह रहा है कि जो आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें जो अननोन है, जिस तरह आप देखें ए बी सी डी, इनकी वैल्यूज़ निकालें। लेकिन सवाल में स्टूडेंट आपको कह रहे हैं दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। तो याद रखिएगा जब भी 2 मैट्रिक्स एक जैसे हों और बीच में इक्वल आ जाए तो इसका तरीका स्टूडेंट क्या होता है कि जो पहले वाले मैट्रिक्स का पहला नंबर है वो दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले नंबर के इक्वल हो जाएगा, फिर इसका दूसरा वाला इसके दूसरे से इक्वल होगा, थर्ड एलिमेंट थर्ड से इक्वल हो जाएगा, और 4 4 से इक्वल हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, देखें
ए को जब मैं इक्वल लूँगा 7 आयोटा के तो ए की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह बी है, बी को या आप यूँ लिख दें -4 आयोटा इक्वल टू बी, या बी इज़ इक्वल टू -4 आयोटा। नेक्स्ट आप देखें सी किसके बराबर है 8 आयोटा की, फिर डी की वैल्यू किसके बराबर होगी 6 आयोटा की। तो ये एक आसान सा तरीका होता है वैल्यू फाइंड करने का। पार्ट 2 के अंदर अगर आप देखें तो दोनों इक्वल आ गए। अब जब दोनों इक्वल आ गए एलिमेंट, यानी कि इसमें भी 9 है और इसमें भी टोटल 9 है, तो पहला 2 किसके इक्वल हो जाएगा, डी के। तो यहाँ पर अगर आप देखें, इसको मैंने दोबारा लिखा सवाल को, तो यहाँ मैंने लिख दिया डी इक्वल्स टू 2। अब सेकंड में अगर आप देखें ई की वैल्यू किसके बराबर आ रही है -3 के, तो ई इक्वल हो गया -3 के। इसी तरह जी की वैल्यू आप देखें किसके इक्वल है 5 के, तो जी इक्वल्स टू 5। अगर आप यहाँ जाएँ, ए की वैल्यू किसके इक्वल है -2, आपने एज इट इज़ लिख दिया। सेम एफ इक्वल्स टू 9। देन उसके बाद आपके पास एक और एलिमेंट आ गया बी, बी इक्वल्स टू क्या हो गया 0 जी। अब आप देखें यहाँ पर f की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 9 के। अब यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो आपने नहीं लिखा। अब आप नेक्स्ट देखें b किसके इक्वल आ गया -4, आपने लिख दिया b इक्वल्स टू -4। c किसके इक्वल आ गया 7 के, आपने लिख दिया c इक्वल्स टू 7। अब ये दोनों नंबर है, आपने नहीं लिखा क्योंकि आपने तो अननोन निकालना था, अल्फ़ाबेट्स की वैल्यूज़ निकालनी थी। 2 पार्ट क्लियर हो गए, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा पार्ट 3, ये भी आपका सेम एज इट इज़ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से और थोड़ा सा लेंथी भी है। इसमें भी अगर आप देखें तो 9 एलिमेंट्स हैं, यहाँ भी 9 एलिमेंट्स हैं। ये थोड़ा लेंथी है इसलिए इंपॉर्टेंट भी है पेपर के लिहाज से, इस पर टिक कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, अब अगर आप देखें तो कह रहे हैं 2 मैट्रिक्स हैं, दोनों मैट्रिक्स जो हैं आपस में क्या है, इफ़ 2 मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। जो मैंने आपको बताया कि पहला इसका पहले से बराबर हो जाएगा, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। चलें इसे सॉल्व करते हैं। अब जब आप इसे सॉल्व करने लगेंगे तो इसका तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, जिस तरह x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा 3 के, आपने एज इट इज़ लिख दिया। 0 और 0 तो नहीं आएगा। अब यहाँ देखिए z इज़ इक्वल टू 3x, तो मैंने लिख दिया z इक्वल्स टू 3x। ये 3 ऐसे ही मैंने लिख दिया, z इक्वल्स टू 3x। अच्छा, 9 और 9 नंबर है, यहाँ देखिएगा 2x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया 4 के, आपने लिख दिया 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। आपने स्टूडेंट सिर्फ क्या करना है, जो ये अल्फ़ाबेट्स के इक्वल है आपने सिर्फ ये वैल्यूज़ लिखनी, नंबर वाली नहीं लिखनी। अच्छा, 6 इक्वल टू 6 आपने स्किप कर दिया। अब यहाँ आ जाए, ए किसके बराबर है y अपॉन 2 के, बाकी आप देखें नंबर आ गए। तो इन तमाम में से जो अल्फ़ाबेट्स के इक्वल थे वो मैंने लिखा और इन सबको इक्वेशन का नाम दे दिया। इक्वेशन 1 2 3 4। अब ये 4 इक्वेशन आ गई, 4 इक्वेशन को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले जो आपके पास इक्वेशन है वो कौन सी थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। इसमें स्टूडेंट आप क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू निकालनी है ना, तो y प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो x इक्वल टू 3 माइनस वाई, ये एक और इक्वेशन बन गई। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक की वैल्यू आएगी तो दूसरे में पुट करेंगे तो दूसरे का भी आंसर आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ मैंने क्या लिखा, x इक्वल टू 3 माइनस वाई आ गया। अब आप इसको क्या करें, इक्वेशन नंबर 3 में रख दें। क्यों, क्योंकि इसमें देखें 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है। अगर मैं x की वैल्यू रखूँगा तो मेरे पास y का आंसर आ जाएगा। इसीलिए मैंने स्टूडेंट अगर आप देखें यहाँ पर जहाँ पर x आ रहा था 2x प्लस वाई है ना, तो मैंने लिखा 2x की जगह मैंने क्या लिख दिया 3 माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू क्या कर दिया 4। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, माइनस की जगह माइनस आ गया, 2 को y से करूँगा तो 2y बन जाएगा, प्लस y इक्वल टू 4 आ गया। अब स्टूडेंट अगर आप देखें तो 6 यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस का 2y प्लस का y क्या हो जाएगा माइनस का y। अच्छा, अब अगर आप देखें इक्वल टू 6 वहाँ चले गया था 4 माइनस 6, जब छोटे नंबर से बड़े को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, ये वाला माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब देखें जब y की वैल्यू आ गई तो यहाँ तो x था, x किसके बराबर था 3 माइनस वाई के, तो यहाँ y की वैल्यू पुट करूँगा तो x भी आ जाएगा। अब आप देखें पुट y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 5। अब आप देखें x किसके बराबर था 3 माइनस वाई के, y तो 2 आ गया आपके पास, तो 3 माइनस 2 रखा तो x का आंसर आ गया 1। इस तरीके से क्या हुआ, आपके पास x भी मिल गया और आपको y भी मिल गया। अब फर्दर अगर आप देखें तो हमें पता है, शुरू में आप देखें a किसके बराबर था y अपॉन 2 के, y की वैल्यू तो आ गई। अगर y की वैल्यू आ गई तो मुझे a मिल जाएगा। चलें पुट करके देखते हैं। a इज़ इक्वल टू वाई अपॉन 2, वाई तो 2 था, 2 से 2 को मैंने कैंसिल किया तो a का आंसर भी आ गया 1। इस तरह स्टूडेंट आपके पास x भी आ गया, y भी आ गया और a भी आ गया। अब फाइनली अगर आप देखेंगे तो आपने लिखा x इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो जब मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा यहाँ पर तो आप देखिएगा z इज़ इक्वल टू 3x था, x तो आपने 1 रख दिया तो 3 1 कितना आ गया 3 आ गया, तो यहाँ से आपके पास z की वैल्यू भी आ गई।
इस तरह स्टूडेंट आपके पास एक्स वाई जेड ए की वैल्यू आ जाएगी और आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ होगा, उसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज का तरीका स्टूडेंट मैं आपको बता चुका हूँ, जो भी रो है उसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, कॉलम में। अब आपको जो मैट्रिक्स दिया हुआ था, आप देखिए मैंने रो को किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम में। तो ए के ऊपर लिख दिया टी, यानी कि उसका ट्रांसपोज आ गया, और आप देखिए -4 3 6 इस तरह कॉलम में आ गया। अब बुक का पार्ट 2 है, वो कह रहे हैं बी की वैल्यू गिवन है 2 आयोटा 5 आयोटा एंड दिस। आपने एज इट इज़ दोबारा लिखा सॉल्व के बाद। अब उसका ट्रांसपोज निकालना है टी। ट्रांसपोज का क्या तरीका है, ये जो भी रो है आपने इसको क्या बनाना है, कॉलम। तो 2 आयोटा 5 आयोटा -3 आयोटा मैंने इस तरह लिख दिया। फिर ये रो आपको गिवन है, इस रो को भी किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम के अंदर। तो ये इसका निकल गया ट्रांसपोज। ये बेसिक चीज़ें स्टूडेंट, ये आपके आगे वाले क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प आउट करेंगे, इनकी अच्छी से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखें पार्ट 3, ये 8 3 -4। अब आपने सवाल को एज इट इज़ लिखा। अब इस रो को भी आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम में। तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि ये इसका क्या निकल गया, ट्रांसपोज। पार्ट 4 में देखिएगा स्टूडेंट, आपके पास क्या है कि इसमें कॉलम की फॉर्म में गिवन है। अब स्टूडेंट आपने क्या किया, रो को कॉलम में कन्वर्ट किया। तो आप देखें जो 2 आयोटा 5 आयोटा और 2 आयोटा था, ये सारा रो की फॉर्म में आ गया। ये भी कॉलम में था, इसको भी आपने रो में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे स्टूडेंट्स। -8 7 3 0, आपने सवाल को एज इट इज़ लिखा। अब आपने इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो जो रो है इसको आपने क्या बना दिया, कॉलम। इसी तरह ये रो है, इसको भी आपने क्या बना दिया, कॉलम। तो ये आपका आंसर हो गया। पार्ट 6 को स्टूडेंट अगर आप देखें तो इसमें भी क्या है, वही ये रो को आपने बनाना है कॉलम। आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब देखें -7 -10 और 8, मेरी प्रैक्टिस ये होती है कि मैं रो को हमेशा कॉलम बनाता हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप कॉलम वाली चीज़ को रो बना दें। अच्छा, अब -7 -10 और 8 को आप देखें मैंने कॉलम बना दिए। अच्छा, अब अगर हम इसके बाद देखें, अच्छा अब आप देखें मैंने क्या किया, -7 -10 और 8 ये रो थी, इसको मैंने कॉलम बना दिया। इसी तरह 4 5 9 रो है, इसको कॉलम बना दिया। -1 2 और 3 एक रो है, इसको भी मैंने कॉलम बना दिया। तो इस तरीके से आपका पार्ट 6 भी कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है राइट डाउन इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म से क्या हम बता देखें, यहाँ वो कह रहा है AIJ कोई भी मैट्रिक्स है जिसके अंदर 2 रो हैं और 3 कॉलम है। बस आपने ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब इसका तरीका क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सवाल को आपने एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ आ जाए, 2 रो का मतलब हो गया ये 2 रो हो गई, और 3 कॉलम का मतलब हो गया 1 2 और 3, ये 3 कॉलम हो गए। अब लिखने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट, आपने वो कह रहा है ए की फॉर्म में लिखे, तो आपने सब जगह ए लिख दिया। अब उसका तरीका क्या होता है, पहले होता है 11 12 13, फिर होता है 21 22 23, ये स्टैंडर्ड है। अगर तीसरा भी आता है इस तरह आगे सवाल में आएगा तो वो बन जाएगा स्टूडेंट 31 32 33। क्या मतलब मैं आपको समझा भी देता हूँ। देखें पहले तो आप सवाल की रिक्वायरमेंट पूरी करें, मैं आपको डिटेल बता दूँ। वो कह रहा है कि 2 रो और 3 कॉलम होने चाहिए। तो इस मैट्रिक्स में आप देखें 2 रो और 3 कॉलम हो गए, ये आपका आंसर हो गया। अब ये होता क्या है, देखें ए के साथ लिखा हुआ है 1 1, 1 का मतलब है 1 रो 1 कॉलम। तो आप देखो ये पहला वाला जो पहली रो में और पहले कॉलम में। 1 2 को देखिए वो कह रहा है ये पहली रो में है, लेकिन कॉलम कौन सा है, दूसरा। तो आप देखें पहला और ये दूसरे कॉलम में आ गया। ये सिर्फ मैं आपको उसकी डिटेल बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। अब अगर आप देखें A1 3, 1 का मतलब पहली रो में लिखा हुआ है, 3 का मतलब पहला दूसरा और तीसरे कॉलम में मौजूद है। इसी तरीके से अगर आप देखें 2 1, यानी कि दूसरी रो, पहला वाला नंबर हमेशा रो होगा, दूसरा वाला कॉलम। तो दूसरी रो पहला और ये दूसरी रो और पहला कॉलम। 2 2 का मतलब क्या होता है, दूसरी रो और दूसरा कॉलम। आप देखें दूसरी रो और ये दूसरा कॉलम। 2 3 का मतलब क्या हो गया, दूसरी रो और तीसरा कॉलम। तो यह आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब नेक्स्ट वाले में आप देखें वो क्या कह रहे हैं, 3 रो हैं और 4 कॉलम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वही तरीका 11 12 13 के बाद 14 आ जाएगा, फिर 21 22 23 के बाद 24, क्योंकि वो कह रहा है कि 4 आपने कॉलम करने हैं। अब इसमें स्टूडेंट आप देखें, क्योंकि उसने एक्स की फॉर्म में लिखा था तो मैंने एक्स लिख दिया, लेकिन वो क्या कह रहा था कि आप यहाँ देख लें 3 रो 4 कॉलम। तो 4 कॉलम तो इस तरह होंगे 1 2 3 और ये 4। तो 4 करने के लिए वही तरीका, हमेशा 11 12 13 हमने लिखा था। फिर मैंने आपको क्या बताया था, 21 22 23, और एक होता है 31 32 33। ये एक स्टैंडर्ड होता है टेबुलर फॉर्म का। अब 4 करना था तो हम ज़ाहिर है 13 के बाद 14 पे चले जाएंगे, 23 के बाद 24 और 33 के बाद 34। तो इस तरह क्या हुआ कि 1 2 और 3 रो हो गई, और कॉलम कितने करने थे, 4। तो 1 2
3 और ये क्या हो गया 4। बस इसमें क्या होता है बेटा, जो भी आप लोगों के पास ये लिखा होता है ना अंदर बी लिखा हुआ तो बी की फॉर्म में लिख देंगे, वहाँ पिछले सवाल में एक्स लिखा हुआ था तो मैंने एक्स की फॉर्म में लिख दिया। तरीका वही होगा, देखें 11, 12, 13, 21, 20, 23। इसमें भी क्या कह रहा है 4 रो और 4 कॉलम करें, तो आप देखें ना 1, 2, 3 और 4 मैंने रो कर दी और 4 कॉलम कर दिए। मोस्टली 3 वाला पूछता है तो 31 तक आएगा, अगर चौथा भी पूछेगा तो 41 वाली सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह ये आपका पार्ट कंप्लीट हुआ क्वेश्चन 5 का। नेक्स्ट क्या आपकी बुक में 5 पार्ट गिवन है, ये एमसीक्यूज टाइप के, तो आप इसको सॉल्व करके कीजिएगा। मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। देखें वो कह रहा है कौन सा आपके पास सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है। तो डेफिनेशन में मैंने आपको बता दिया था कि अगर ट्रांसपोज लेने पर किसी भी मैट्रिक्स के दोबारा ओरिजिनल के आ जाए तो सिमेट्रिक, और अगर इक्वल आ जाए माइनस के तो वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर है तो सिमेट्रिक, और ए ट्रांसपोज अगर माइनस ए के बराबर है तो स्क्यू सिमेट्रिक। स्टूडेंट इसका पहला पार्ट आपको जो गिवन है आपने इसे सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व यानी कि इसको एक जो मैट्रिक्स आपको गिवन है इसका आप ट्रांसपोज लेंगे, रो को आप बनाएंगे कॉलम, अगर वो दोबारा यही आ जाएगा तो वो सिमेट्रिक, और अगर माइनस में आएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक। मैंने इसे देखें लिखा हुआ है, पहले वाले का आंसर होगा स्क्यू सिमेट्रिक, दूसरे का आंसर होगा सिमेट्रिक, तीसरे का आंसर होगा स्क्यू सिमेट्रिक, चौथा जो है आपका इसका आंसर भी हो जाएगा सिमेट्रिक, और पांचवा वाला मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक। ये एमसीक्यूज टाइप के हैं तो आप इसको सॉल्व करके यानी कि ट्रांसपोज लेके चेक कर लीजिएगा कि मैंने किस तरह सॉल्व किया। अब स्टूडेंट आप देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग निल पोटेंट मैट्रिसेस। निल पोटेंट का मतलब क्या है, जब आप इसको सॉल्व करें तो सब के सब क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। अब वो कह रहा है आप बताएं उसका इंडेक्स क्या होगा। तो स्टूडेंट मैं आपको समझा देता हूँ। इंडेक्स का मतलब ये होता है कि जब वो 0 0 हो जाए, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करें और 0 आ जाए, अगर ए स्क्वायर करने पर आपका आ जाए 0 0 तो वो इंडेक्स कहलाता है 2, क्योंकि स्क्वायर हम 2 को कहते हैं। और अगर 0 0 स्क्वायर करने पर ना है बल्कि क्यूब करने पर आए, 3 टाइम्स आप करें तो फिर वो इंडेक्स कहलाएगा 3। तो ये मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, ए की वैल्यू गिवन है 1 -3 -4 -1 3 4 1 -3 -4। ये एक मैट्रिक्स है। आप क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, मैं भी आपको बताऊंगा, सिर्फ आपको मैं समझा रहा हूँ। अगर ए स्क्वायर करने पे 0 आ जाए, क्योंकि वो कह रहा है निल पोटेंट मैट्रिक्स, तो फिर हम कहेंगे कि जो उसका इंडेक्स है वो कितना है, 2 है, क्योंकि स्क्वायर करने पर आ गया। लेकिन अगर स्क्वायर करने पर ना आए तो फिर हम ए स्क्वायर की जगह ए क्यूब लेंगे, फिर 0 आ जाएगा तो हम लिखेंगे इंडेक्स 3। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखें पहले ए आपको गिवन था, हमने ए स्क्वायर लिया। ए स्क्वायर का मतलब है ए को आपने ए से मल्टीप्लाई किया। तो जो भी आपको ए गिवन था स्टूडेंट, आपने ए को दोबारा लिख दिया। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई का तरीका मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पहले वाले की रो को दूसरे वाले के कॉलम से करेंगे। 1 को हम 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, -3 को जब हम -1 से करेंगे तो स्टूडेंट 3 आ जाएगा, -4 को जब हम 1 से करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम आपका सॉल्व हो गया। इसी तरह इस रो को और इस कॉलम को आपने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई। फिर आप पहले वाली रो को तीसरे की क्या करेंगे, कॉलम से। तो तरीका क्या होता है, एक रो होती है, तीनों कॉलम होते हैं, तो ये फिल हो जाएगा आपका। फिर सेकंड वाले का मैं आपको बता रहा, तो देखिए -1 को मैंने 1 से किया तो दोबारा -1 आ गया। 3 को मैंने -1 से किया तो -3 आ गया। 4 को मैंने 1 से किया तो ये -4 आ गया। तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। अच्छा, इसके ना मैंने मल्टीप्लिकेशन का शॉर्ट्स में तरीका बताया हुआ, आप वो भी देख लीजिएगा ताकि आपके लिए आसानी हो। अच्छा, जब आपने इसको सॉल्व किया तो अब आप देखें 3 + 1 4, 4 - 4 कितना हो गया, 0। इस तरह ये देख लें 9 + 3 12, 12 - 12 कितना हो गया, 0। तो ये तमाम के तमाम 0 हो गए। इसका मतलब ये निल पोटेंट मैट्रिक्स बन गया। लेकिन इंडेक्स क्या हुआ, स्क्वायर करने पर आया तो इंडेक्स कितना हो गया, 2 हो गया। अब अगले पार्ट में आप देखिएगा 3 पर आएगा। अब ये देखें आप पार्ट 3 आपको गिवन है। अब इस पार्ट 3 में अगेन आपने सवाल दोबारा से उतारा और पहले आप लेंगे स्क्वायर ताकि 0 हो जाए, अगर नहीं होगा तो फिर हम क्यूब पर जाएंगे। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं लूँगा स्क्वायर, जैसा मैंने पिछले सवाल में किया था। तो ये स्क्वायर मैंने दोनों का लिया, यानी कि पहले ए को लिखा, फिर एज इट इज़ दोबारा से मैंने ए को लिख दिया। अब जब आपने दोनों को लिखा, वही तरीका स्टूडेंट जो भी बताया, दोनों को मल्टीप्लाई करने का, पहले की रो दूसरे का कॉलम, ये सॉल्व हो गया। अब जब हमने तो नीचे सॉल्व किया तो 5 + 1 6 -6 क्या हो जाएगा, 0। 3 - 3 भी 0 हो गया, 9 - 9 भी 0 हो गया। लेकिन यहाँ हैरत अंगेज़ बात ये कि ये कंप्लीट 0 नहीं हुआ। निल पोटेंट का मतलब क्या होता है, जब सारे के सारे 0 हों। यहाँ पे पहली रो तो 0 हो रही है लेकिन बाकी 0 नहीं हो रहा। तो मैंने आपको फिर तरीका क्या बताया स्टूडेंट, अब आप स्क्वायर के बजाय क्या ले लेंगे, क्यूब।
क्यूब का तरीका क्या होगा, जो ए स्क्वायर है वो तो आपका एज इट इज़ आ जाएगा और ए को आपने इससे मल्टीप्लाई करवा देना है, ताकि ए स्क्वायर जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या बन जाएगा, ए क्यूब बन जाएगा। तो आप देखिए मैंने ए क्यूब को दोबारा से यहाँ पे लिख दिया, किस तरह, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर और ए की जगह ए लिख दिया। अब आप इसको फिर से सॉल्व करें, स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करने का, आपने इसको मल्टीप्लाई किया। अब जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपने ये देखा स्टूडेंट के सारे क्या आ गए, ज़ीरो आ गए दिया। तो अब आप क्या लिखेंगे, इट इज़ अ नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट तो है लेकिन अब इंडेक्स 2 नहीं बल्कि क्या हो गया 3। क्यों, क्योंकि क्यूब करने पर ये 0 आया, स्क्वायर पर 0 नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 भी मैं सॉल्व करवा देता हूँ, आप इसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए पार्ट 7 का क्वेश्चन, पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 ये था। अब देखें ए की वैल्यू आपको गिवन है, अगेन आपने क्या किया स्टूडेंट, इसका स्क्वायर लिया, जो भी आपको मैट्रिक्स दिया उसको आपने अगेन मल्टीप्लाई किया। जब आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपने देखा ए स्क्वायर के ऊपर ये वैल्यू आ गई 0010000। अभी ये कंप्लीट ज़ीरो नहीं हुआ, मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, जब सारे ज़ीरो हो जाएं। तो जब ये ज़ीरो नहीं हुआ तो इसका मतलब हम क्यूब पर जाएंगे। तो फिर आप देखिए मैंने अगले स्टेप में क्या किया हुआ है, इसका क्यूब लिया हुआ है। अब क्यूब लेने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ए स्क्वायर होगा आपने एज इट इज़ लिखा और ए से आप उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब आपने इन दोनों को सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, तो अब नेक्स्ट क्या होगा, अब आप देखें इसके नेक्स्ट में क्या होगा। जब मैंने इसका क्यूब लिया, क्यूब लेने पे सारे के सारे क्या हो गए, 0। तो मैंने इसका लिख दिया, दिस इज़ अ नील पोटेंट मैट्रिक्स विद इंडेक्स 3। स्टूडेंट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अच्छा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके पेपर के रिस्पेक्ट से, ज़रा से समझिएगा। देखिए जब भी वो बोले ना किसी मैट्रिक्स का आपने पीरियड निकालना है, ये एक ही सवाल आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स का पीरियड का। अब देखिए इसमें आपने सवाल को दोबारा लिखना है और आप इसमें करेंगे क्या स्टूडेंट, आप इसमें ना दो बातें माइंड में रखिएगा। पहला, जब आप उस मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालें, जैसे देखिए मैंने ए स्क्वायर निकाला, अगर ए स्क्वायर को जब मैं आगे सॉल्व करूंगा, अगर वो ए स्क्वायर दोबारा से आंसर आ जाएगा ए का, तो वहाँ पे मैं अपना हाथ रोकूंगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा। लेकिन अगर वो नहीं आता तो फिर हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर के बजाय ए क्यूब निकालेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे। मैं करता हूँ आपको समझाने के लिए। देखें सबसे पहले मैट्रिक्स ए दिया हुआ था, आपने एज इट इज़ उतार दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालें। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, मैट्रिक्स ए को लिखें, फिर दोबारा आप ए को लिख दें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं। मल्टीप्लाई का तरीका क्या है, इसकी रो और इसका कॉलम, ये मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ। अब आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। इसके बाद जब हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया ए स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर कितना आ रहा है आपके पास, ये वैल्यू आ गई। इसको मज़ीद हम सॉल्व करेंगे जब 7 - 12 - 5 -6 सिंप्लीफाई आपने किया, तो जो ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, मैंने आपसे कहा था आप ये पीरियड के लिए चेक कर लेना क्या ए स्क्वायर का जो आंसर आ रहा है वो ए के बराबर आ रहा है। तो आप देखें जो ए आपको गिवन और ये डिफरेंट है। अगर नहीं आ रहा फिर आप अगले स्टेप में जाएंगे क्यूब पर, अगर आ जाता तो आप यहीं पर रुक जाते, फिर मैं आपको फर्दर बताता। देखें अब आप ए क्यूब निकालें, ए क्यूब क्या होता है, वही ए स्क्वायर आपने लिखा और ए को आपने एज इट इज़ दोबारा लिख दिया। अब आप इन दोनों को सॉल्व करें, वही पहले ये मैंने हाईलाइट भी किया हुआ अलग से कि इसकी रो और इसका क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। अब आपने जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो अब आप देखें जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यूज़ आ गई, इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यूज़ आ गई, इसको सॉल्व किया तो ये आ गई। क्या हमारा ए क्यूब लेने पर ये जो आंसर आ रहा है ये ए के बराबर आ रहा है? जी हाँ, ए क्यूब बराबर आ रहा है ए के। अब जब ए क्यूब बराबर आएगा ना ए के, फिर आपने क्या करना है, आगे देखें लिखा होता है ए के प्लस 1। जो भी k+1 में k की वैल्यू होगी वही उस मैट्रिक्स का पीरियड हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देखें यहाँ पर मेरे पास ए क्यूब तो आ गया ए के बराबर, मुझे ए क्यूब नहीं बल्कि +1 करना है। तो 3 को किस में तोड़ूँ, +1 आ जाए 2+1 में। अब 2+1 बन गया 3 और ए की जगह आ गया ए। अब आप इस a2+1 को और a के +1 को आपस में कंपेयर करें तो आप देखें a की जगह तो a आ गया, +1 की जगह +1 आ गया, 2 की जगह क्या आ रहा है k। तो इस तरह के मैट्रिक्स में जब भी ए क्यूब लेने पर ए बन जाए उस वक्त जो भी के की वैल्यू आ रही होगी ना वो उसका पीरियड होगा, ये आपने याद रखना है। जैसे के की यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है 2, तो इसका मतलब दिस इज़ द पीरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियड 2। अगर आपका ऊपर स्क्वायर लेने पर आ जाता है, जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ ए स्क्वायर लेने पर आ जाता है ए की वैल्यू, तो फिर क्या हो जाता है, मेरा पीरियड 1 हो जाता है, क्योंकि 2 को मैं फिर k+1 में तोड़ता तो वो 1 आ जाता। तो आप अपने लिए ट्रिक बना लें स्टूडेंट कि अगर ए क्यूब पर आएगा ए की वैल्यू तो वो पीरियड 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर पर आएगा तो पीरियड 1 हो जाएगा। ये भी ट्रिक होती है आपको समझाने के लिए। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं बुक का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आइडेम्पोटेंट और इनवॉल्यूंट्री मैट्रिसेस। आप बताएं कि जो मैट्रिक्स हमें दो दिए हुए इनमें से आइडेम्पोटेंट कौन सा है और इनवॉल्यूंट्री कौन सा है।
अब हमें पता है स्टूडेंट, जब भी हमें मैट्रिक्स दिया जाएगा तो हम पहले उसका स्क्वायर लेंगे, और स्क्वायर लेने के बाद अगर वो वैल्यू आई के आइडेंटिटी के बराबर आ जाए तो वो इनवॉल्यूंट्री है, और अगर वो दोबारा से स्क्वायर लेने पर ए के बराबर आ जाएगा तो वो कहलाएगा आइडेम्पोटेंट। मैं आपको एक मरतबा समझा देता हूँ। देखें, ये एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, इस मैट्रिक्स को आपने एज इट इज़ दोबारा लिखा, ए की वैल्यू है, फिर आपने इसका स्क्वायर लिया, स्क्वायर का मतलब इसको आपने 2 मरतबा लिख दिया। स्क्वायर का तरीका मैं आपको 12 बता चुका हूँ। अब हम इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पहले की रो दूसरे का कॉलम, जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के नतीजे में ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब अगर आप देखें स्टूडेंट, तो इसमें क्या है, नीचे और ऊपर 0 है, डायगोनल एलिमेंट्स में सारे के सारे 1 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर ऊपर नीचे 0 हो, डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 हो, वो कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, इट इज़ एन इन्वॉल्यूंट्री मैट्रिक्स बिकॉज ए स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, आई के। जो ए स्क्वायर की वैल्यू वो आइडेंटिटी के बराबर है, इसीलिए ये वाला मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, इन्वॉल्यूंट्री मैट्रिक्स। पार्ट 2 में आपको मैट्रिक्स ए गिवन है 2 -2 -4, फिर ये सेकंड में आपको कह रहा है -1 3 4 1 -2 -3। इसमें कह रहा है, इसको भी आप देखकर बताएं। इसमें भी अगेन स्टूडेंट हम वही स्क्वायर करेंगे। अब स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर देखें तो ये वाला मैट्रिक्स आपको पहले मैट्रिक्स दिया हुआ ए, आपने अगेन वही उसका स्क्वायर लिया, 2 मरतबा आपने मैट्रिक्स को लिखा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू पहले ए मैट्रिक्स, फिर आपने दूसरा मैट्रिक्स लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो पहले की रो दूसरे का कॉलम, 2 को आपने 2 से किया, -2 को -1 से किया, -4 को 1 से किया, इस तरह आपने इनको मल्टीप्लाई किया। अच्छा, अब अगर आप देखें, जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो फाइनली आपके पास आंसर आ गया 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। अब जो आपके पास आंसर आया, इस आंसर को अगर आप देखें तो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है तो ए के बराबर है। देखें, ये जो ए स्क्वायर का आंसर है और जो आपके पास ए की वैल्यू है, क्या दोनों आपस में सेम है? यस, दोनों आपस में सेम है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि ए स्क्वायर बराबर है ए के। तो जब कभी भी किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर बराबर आ जाता है ए के, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो ये दोनों पार्ट आपके ईजिली सॉल्व हो गए। अब स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के रिस्पेक्ट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिसेस और नाइदर। आप ये बताएं कौन सा वाला मैट्रिक्स हर्मिटियन है या स्क्यू हर्मिटियन है या कुछ भी नहीं है। तो देखिए, इनके लिए अगेन वही जो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर इसकी डेफिनेशंस पढ़ाई थी वो आपको पता होनी चाहिए। अब देखें, कोई भी अगर आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है तो एक तो आपने उसको एज इट इज़ दोबारा कॉपी करना है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो पता लगाते हैं कि हर्मिटियन है या स्क्यू हर्मिटियन है। स्टूडेंट, जब भी आपने हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन निकालना हो तो आप हमेशा क्या करते हैं, जो भी मैट्रिक्स ए दिया होता है उसके ऊपर उसका कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। उसका तरीका क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके पास आयोटा वाली वैल्यू है वो आप चेंज कर देंगे। पीछे सवाल में आप देखें 3 गिवन था, आपने 3 लिखा। 1 -2 आयोटा था तो आपने 2 आयोटा माइनस को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। और पीछे 4 + 7 आयोटा था, आपने 4 - 7 आयोटा कर दिया। कॉन्जुगेट का आसान तरीका क्या होता है स्टूडेंट, जो भी आयोटा वाली वैल्यू अगर प्लस में तो आप उसको माइनस कर देंगे और माइनस में तो आप उसको प्लस। इस तरह पीछे -2 आयोटा था तो मैंने उसको 2 आयोटा कर दिया। ठीक है, तो ये किसी भी मैट्रिक्स का आपने कॉन्जुगेट निकाला। अब कॉन्जुगेट निकालने के बाद वो कह रहा है ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज का तरीका क्या होता है, जो भी आपके पास रॉ है उसको आप क्या बना देंगे, कॉलम। तो 3 1 + 2 आयोटा और 4 - 7 आयोटा इस तरह रॉ में लिखा हुआ था, उसको मैंने कॉलम में लिख दिया। सेम सेकंड रॉ को भी मैंने कॉलम बना दिया, थर्ड रॉ को भी मैंने कॉलम बना दिया। अब अगर आप देखें तो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये किसके बराबर था, ए के इक्वल था। तो ए मोड ऑफ ट्रांसपोज जब आपने निकाला तो वो ए मोड ऑफ ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, ए के बराबर। और हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर कोई इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तो वो क्या कहलाएगा, हर्मिटियन मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं पार्ट 2। कह रहा है मैट्रिक्स सी की वैल्यू आपको गिवन है, आपने अगेन वही सॉल्व लिख के क्वेश्चन को दोबारा आपने कॉपी किया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, आप पार्ट 2 स्टूडेंट आपने इसका ले लिया, मैट्रिक्स सी की वैल्यू गिवन है, सॉल्व करके आपने एज इट इज़ लिख दिया। अब अगर आप देखें तो ये जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ इसका आप वही कॉन्जुगेट निकालेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, जो भी आयोटा की वैल्यू वो चेंज हो जाएगा, साइन उसका। अगर माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ गया। -5 आयोटा था, +5 आयोटा। सिर्फ आयोटा की वैल्यू आयोटा के साइन को आप चेंज करेंगे तो वो उसका कॉन्जुगेट कहलाता है।
इसके बाद आपने क्या किया था, ट्रांसपोज लिया था। ट्रांसपोज में क्या था स्टूडेंट, जो भी आपके पास रॉ थी उसको आपने क्या बना दिया था, कॉलम बना दिया था। जिस तरह आयोटा -3 आयोटा इस तरह लिखा हुआ, आपने उसको इस तरह वर्टिकल फॉर्म में लिख दिया। सेकंड को भी आपने वर्टिकल फॉर्म में लिखा और थर्ड को भी आपने वर्टिकल फॉर्म में लिखा। अब अगर आप देखें स्टूडेंट इसके अंदर, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है ए के बराबर तो है, लेकिन ए मोड ऑफ ट्रांसपोज जिस तरह पिछले वाले पार्ट में इक्वल टू ए के इक्वल आ रहा था, यहाँ पर इक्वल टू -a के इक्वल आ रहा है। तो जब माइनस आ जाएगा तो वो क्या बनाता है, स्क्यू हर्मिटियन। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, इट इज़ द स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर ए मोड ऑफ ट्रांसपोज ए के बराबर नहीं बल्कि -a के इक्वल आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, स्क्यू हर्मिटियन। तो एक पार्ट हर्मिटियन का हो गया और एक स्क्यू हर्मिटियन का हो गया। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। पार्ट 3 हम करते हैं स्टूडेंट। इसमें मैट्रिक्स भी आपको गिवन है। अब आपको अच्छे से आ गया होगा कि हम पहले सवाल को लिखेंगे, सवाल को लिखने के बाद वो इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। उसका तरीका क्या है, जो भी आयोटा के साइन है उसको हम क्या करेंगे, चेंज। अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये आप देख लीजिएगा, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व खुद कीजिएगा। ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। कॉन्जुगेट लेने के बाद मैंने क्या कहा था, ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज का क्या तरीका है, वही रॉ को आपने क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। तो ये मैंने आपकी हेल्प के लिए सॉल्व किया हुआ है, लेकिन आपने इसको खुद से करना है। स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बुक के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपने लाजमी सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फाइंड द रियल नंबर एक्स वाई जेड सो डैट मैट्रिक्स ए इज़ हर्मिटियन मैट्रिक्स। अच्छा, जितना भी हमने पीछे सॉल्व किया ना, उसमें निकालना पड़ रहा था कि हर्मिटियन है या नहीं है। यहाँ इस सवाल में उसने खुद बता दिया कि आप एक्स वाई जेड की वैल्यू तो निकालें, लेकिन ये जो मैट्रिक्स है वो कौन सा है, हर्मिटियन मैट्रिक्स है, यानी कि हमें पता है कि वो हर्मिटियन है। अब हम देखें इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। जो भी सवाल आपको दिया हुआ है आपने उसका सॉल्व लिखा। अब इसमें स्टूडेंट आपने जो भी आपको सवाल दिया हुआ आपने एज इट इज़ लिखा। फिर वही तरीका, पहले आपने, क्योंकि कह रहे हैं हर्मिटियन ना, हर्मिटियन के अंदर तो क्या होता है कि आप कोई भी मैट्रिक्स दिया होता है पहले आप उसका कॉन्जुगेट निकालते हैं। तो कॉन्जुगेट का तरीका है कि -2 आयोटा +2 आयोटा -x आयोटा प्लस, यानी कि आपने आयोटा के साइन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट में स्टूडेंट आपको पता है कि जब हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो हम उसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने का क्या तरीका था, वही जो आपकी रॉ थी वो मैंने क्या कर दी, कन्वर्ट कर दी कॉलम के अंदर। तो अब वो जो पिछला मैट्रिक्स था उसका हमने निकाल लिया ट्रांसपोज, रॉ को कन्वर्ट किया कॉलम में। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, देखें यहाँ पर उसने सवाल में खुद कहा हुआ है, सिंस ए इज़ हर्मिटियन मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स है वो हर्मिटियन है। यहाँ पर उसने खुद कहा हुआ है कि सिंस ए इज़ हर्मिटियन मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है वो हर्मिटियन है। तो जब भी हर्मिटियन मैट्रिक्स होगा तो उसका क्या होता है, ए कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज किसके बराबर आता है, ए के। इसीलिए मैंने क्या किया था, ए कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज निकाल लिया। अब जो भी आपने निकाला हुआ आपने एज इट इज़ दोबारा लिखा, इक्वल की जगह आपने इक्वल लिखा और ए की जगह आपने ए मैट्रिक्स लिख दिया, क्योंकि सवाल की कंडीशन थी हमने ये बनाना था तो मैंने एज इट इज़ बना दिया। अब मैंने आपको बताया था कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हो, एक मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, यानी कि अगर इसके अंदर 9 एलिमेंट्स हैं तो इसमें भी देखें 9 एलिमेंट्स हैं, तो फिर क्या होता है, पहला वाला पहले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे के, तीसरा तीसरे के। अब आप यहाँ नोट कीजिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर x निकालना है, y निकालना है और z निकालना है। यस स्टूडेंट, आप देखें x -2 आयोटा बराबर है 3 -2 आयोटा के, तो यहाँ मैंने लिखा x -2 आयोटा और यहाँ लिख दिया 3 -2 आयोटा। अच्छा, ये प्लस की जगह आपने लिखा माइनस, तो माइनस का 2 आयोटा और माइनस के 2 आयोटा कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3 आ गई। y के लिए क्या करेंगे, आप देखिए माइनस का y आयोटा इक्वल है प्लस का y आयोटा की, ये ज़रा लॉजिकल है। अब देखिए आपने तो y की वैल्यू निकाली तो हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। ये माइनस का y आयोटा यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का y आयोटा। अब y आयोटा और y आयोटा कितना हो गया, 2y आयोटा और इक्वल टू 0 अपनी जगह आ गया। अब यहाँ पर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो 2 आयोटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करें, चाहे रियल नंबर है, फ्रैक्शन है, इमेजनरी नंबर है, वो हमेशा आ जाएगा 0। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरीके से आपके पास x और y का आंसर आ गया। अब हम बात करेंगे z की। z के लिए आप क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पर आपको गिवन है 1 - z आयोटा इक्वल किसके, 1 - x आयोटा के। तो यहाँ मैंने लिखा 1 - z आयोटा इक्वल्स टू 1 - x आयोटा। इसका तरीका क्या होता है, आपने वो चीज़ें लेनी जहाँ पर x y z आ रहा हो। 1 से 1 कैंसिल, माइनस का z आयोटा माइनस का 3 आयोटा आ गया। अब अगर हम देखें, अच्छा ये 3 आयोटा है स्टूडेंट। अच्छा 3 किस तरह बना, क्योंकि x है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब आप आयोटा से आयोटा को कैंसिल करेंगे, z की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 3। ये आपकी बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसकी प्रैक्टिस आपने अगेन एंड अगेन करनी है।
उम्मीद है स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको इजीली मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।